हे एवरीवन, वेलकम टू क्लैट पॉइंट एंड लेट्स स्टार्ट। सैटरडे का हमारा आज का या द हिंदू न्यूज डिस्कशन। चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के सेशन को। एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना जो है वो अभी घटी है। 70 किल्ड इन ओडिशा ट्रेन एक्सीडेंट। तो वैसे तो ऐसे क्वेश्चन बहुत ही कम देखे जाते हैं कि कभी इन पे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डाल दिए जाए एग्जाम में, पर तब भी जिस तरीके से क्लैट का भी पेपर आता है ना, बहुत अनप्रेडिक्टेबल है। मतलब ऐसा नहीं कि क्लैट बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन या टफ क्वेश्चन डालता है, बहुत ही बकवास क्वेश्चन और कहीं से भी कुछ फेंक देते हैं। तो अपने को जानना भी उस पर्सपेक्टिव से भी जरूरी है। बहुत ज्यादा कोई नोट्स वोट्स मत बनाना है इस पे, बस थोड़ा सा सुन लो तो याद रहेगा अगर कुछ ऐसा आता है। ठीक है, देखो अभी हुआ क्या है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। 70 पैसेंजर जो हैं उनकी इस पर्टिकुलर इंसिडेंट में मृत्यु हो गई है और वही 350 के आसपास ना इंजर्ड हो गए। बालासोर डिस्ट्रिक्ट जो है ना उड़ीसा का, वहां पे ये इंसिडेंट हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये उड़ीसा का मैप है और इसमें ये बालासोर जगह है ना, यहाँ पे ये इंसिडेंट हुआ है। हुआ क्या, 7 PM के आसपास यशवंतपुरा एंड हावड़ा एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो डिरेल हो गई और सामने से कोरमंडल एक्सप्रेस करके ट्रेन थी, वो आ रही थी। अब कुछ बच्चे ये नंबर याद करने लगेंगे, ऐसा कुछ याद मत करो। ज्यादा से ज्यादा देखो कुछ होगा क्या, कैसे क्वेश्चंस आते हैं कि उड़ीसा पे कोई पैसेज आया या नवीन पटनायक जी पे कुछ आया, तो उसमें बालासोर के बारे में कुछ क्वेश्चन डाल दिया, कुछ इस तरीके से डाल दिया। ट्रेन व्रेन का नाम तो भाई अगर पूछ ले क्लैट तो फिर पेपर ही मत देना अगली साल से, क्योंकि ये नहीं आता है करंट अफेयर्स में। पर तब भी आपको पता होना चाहिए, तो इसलिए सुन लो। यशवंतपुरा हावड़ा एक्सप्रेस जो है और कोरमंडल एक्सप्रेस जो है उसका आपस में टकराहट हो गई। यशवंतपुरा हावड़ा एक्सप्रेस डिरेल हो गई, डिरेल मतलब पटरी से उतर गई और ये ट्रेन काफी फास्ट आ रही थी, इसमें टकरा गई। 17 कोचेस जो है ना वो पलट गए। कुछ इस तरीके का इंसिडेंट हुआ जिसमें कि काफी सारे लोगों की मृत्यु हो गई और 350 के आसपास इंजर्ड है। तो ये उड़ीसा है। अभी मैं ना आप लोगों से एक करंट अफेयर का क्वेश्चन पूछ रहा हूं जिसका मुझे सभी लोग कमेंट सेक्शन में जवाब देंगे। उड़ीसा की बात हो रही है ना, तो उड़ीसा की एक स्कीम है, जैसे कि पीएम किसान स्कीम है ना, वैसे ही उड़ीसा की एक स्कीम थी जिसका नाम था कालिया स्कीम। उस कालिया स्कीम की फुल फॉर्म बताओ मुझे। नहीं पता है तो गूगल करके तब लिखना कि हमेशा के लिए याद रह जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आज का न्यूज़पेपर आप लोग देख लेना, आप लोगों के पास होगा। देयर इज नथिंग ऐसा कि जो हमें बहुत ज्यादा डिटेल में जाना है, बट कल एक बहुत इंपॉर्टेंट एडिटोरियल आया था ज्ञानवापी मॉस्क से रिलेटेड, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से रिलेटेड। आज वही आर्टिकल्स ना बिजनेस लाइन और भी न्यूज़पेपर में उसी तरीके के एडिटोरियल्स आए हुए हैं। तो आज ना 2 टॉपिक हम कवर करने वाले और न्यूज़पेपर से उठाते हुए। पहला है ज्ञानवापी मॉस्क का इंसिडेंट क्या था और दूसरा प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट क्या है। दोनों एक दूसरे से रिलेटेड टॉपिक हैं, ये दोनों आपके नोट्स में जाना चाहिए। एंड आई होप आप लोगों को सेशन अच्छा लगे। डोंट फॉरगेट टू वर्शिप एक्ट के बारे में। इट इज एन एक्ट विच प्रोहिबिट कन्वर्जन ऑफ एनी प्लेस ऑफ वर्शिप फ्रॉम द कट ऑफ डेट ऑफ 15 अगस्त 1947। ये एक्ट है, ऐसा कहता है कि 15 अगस्त 1947 में जो भी सिचुएशन रही होगी वही सिचुएशन आगे भी रहेगी उस प्लेस ऑफ वर्शिप जगह की। ठीक है, समझ में आया? कोई दिक्कत? ये मैंने आपको एक दिन और भी बताया हुआ है, आप थोड़ा सा और इसको डिटेल में रिवाइज कर रहे हैं। अब इसमें देखो कुछ एग्जेम्पशन है। डिस्प्यूटेड साइट एट अयोध्या, वो इससे एग्जेम्प्ट करी गई थी इस एक्ट से। इसके अलावा इस एक्ट में और भी चीजें एग्जेम्प्टेड हैं, जैसे कि एनी प्लेस ऑफ वर्शिप जो कि एंशिएंट एंड हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है या फिर आर्कियोलॉजिकल साइट है, और एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स रिमेन्स एक्ट 1958 के थ्रू कवर होती है, उस पर भी ये एक्ट इंप्लीमेंट नहीं होगा। कोई भी ऐसा सूट जो डिस्पोज ऑफ हो चुका है, फाइनलाइज हो चुका है, तो अब आप ये नहीं कह सकते हो कि भैया ये डिस्प्यूट जो है ये फाइनलाइज किया था कोर्ट ने, बट अब ये तो एप्लीकेबल ही नहीं, जो कि ये एक्ट कुछ और कहता है, ऐसा नहीं है। अगर किसी कोर्ट ने कोई मैटर सेटल कर दिया है तो वो माना जाएगा। इसके अलावा कोई भी ऐसा डिस्प्यूट या फिर कोई भी इस तरीके के कन्वर्जन जो हुआ है जो इस एक्ट से पहले कर दिया गया है और वो क्वेश्चन में है, तो भी चीजें जो हैं उस पर सुनी जा सकती हैं। दैट इज ऑल्सो एग्जेम्प्टेड। पेनल्टी देखो क्या है इसके एक्ट के थ्रू। सेक्शन 6 जो है इसकी पेनल्टी की बात करता है। द एक्ट प्रिस्क्राइब्स अ पनिशमेंट ऑफ मैक्सिमम 3 years इम्प्रिजमेंट अलॉन्ग विद अ फाइन फॉर कंट्रावेनिंग द प्रोविजन ऑफ द एक्ट। क्रिटिसिज्म क्या है? द लॉ हैज बीन चैलेंज्ड ऑन द ग्राउंड्स दैट इट बार्स जुडिशियल रिव्यू व्हिच इज अ बेसिक फीचर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, imposes an arbitrary irrational retrospective cut-off date and abridges the right to religion of Hindus, Jain, Buddhist and Sikh and of course Muslims also। सबका इसी में यहाँ पे जो है राइट टू रिलीजन का राइट भी रोकता है। क्यों रोकता है? देखो सिंपल सी बात है ना, कहा यह जा रहा है कि भैया कोई जगह है, अब कल को वहां पे कुछ मंदिर निकल जाए, कुछ मस्जिद का इंपॉर्टेंट चीज निकल जाए, वहां पे पहले कुछ और था, तो अब आप उसको कन्वर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि 15 अगस्त 1947 के समय पे जो उसकी स्थिति थी वही रहेगी, ऐसा एक्ट बोलता है। तो ये इसलिए क्रिटिसिज्म हो रहा है इसका।
कुछ प्रोविजंस जान लेते हैं जो आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं। तो सेक्शन 3 जो है इस प्रोविजन का वो बात करता है, इन अ फुल और पार्ट ऑफ प्लेस ऑफ वर्शिप ऑफ एनी रिलीजन डिनोमिनेशन इनटू अ प्लेस ऑफ वर्शिप ऑफ अ डिफरेंट रिलीजियस डिनोमिनेशन और इवन डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ द सेम रिलीजियस डिनोमिनेशन। ये क्या है? दिस सेक्शन एक्ट बार्स द कन्वर्जन ऑफ दिस थिंग जो मैंने अभी पढ़ी है। सेक्शन 4 सब क्लॉज 1 जो है वो क्या कहता है कि भैया 15 अगस्त 1947 में जो सिचुएशन रही थी दैट सिचुएशन शुड बी प्रिवेल आगे भी। सेक्शन 4 सब क्लॉज 2 क्या कहता है? इन सेज एनी सूट और लीगल प्रोसीडिंग विथ रिस्पेक्ट टू द कन्वर्जन ऑफ द रिलीजियस कैरेक्टर ऑफ एनी प्लेस ऑफ एग्जिस्टिंग ऑन 15th अगस्त 1947 पेंडिंग बिफोर एनी कोर्ट इन इंडिया shall abate and no fresh suit or legal proceeding shall be instituted। सेक्शन 5 क्या कहता है? ये राम जन्मभूमि के मामले को एग्जम्प्ट करता है। सेक्शन 5 इज वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछा जा सकता है, ध्यान रखना, ठीक है। शिवलिंग एरिया इन ज्ञानवापी मॉस्क सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। देखो ज्ञानवापी मॉस्क जो है वाराणसी के अंदर काफी चर्चा का विषय बन चुकी है। ऐसा बोला गया है कि जो वीडियो आई थी वहां से और जो लोकल कोर्ट है उन्होंने डिसाइड किया था कि उस वीडियो के अंदर ऐसा माना गया है कोर्ट के द्वारा कि जो वेल में से शिवलिंग प्राप्त हुई है, जिसके चलते हुए लोकल कोर्ट ने आदेश दिया था कि जिस जगह से शिवलिंग आई है उस जगह को सील कर दिया जाए। अभी क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट में मैटर क्या था, सुप्रीम कोर्ट ने भी सेम चीज कही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मॉस्क में प्रेयर एंड ऑल चलने दो, सब नॉर्मल होने दो, लेकिन जहां पे ये शिवलिंग प्राप्त हुई है उस जगह को सील कर दो, उस जगह को वहां पे लोगों की आना जाही जो है वो रोक दो। तो इस तरीके की चीज यहाँ पे देखी गई है। इस पर थोड़ा सा डिटेल में अभी हम और भी जानेंगे आगे कुछ समय बाद, क्योंकि बीच में मैंने एक एक्ट का यूज किया हुआ है जो आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, तो उसको भी हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। द सुप्रीम कोर्ट ऑन ट्यूसडे डायरेक्टेड द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ वाराणसी टू इंश्योर द प्रोटेक्शन ऑफ द एरिया वेयर अ शिवलिंग वाज रिपोर्टेड टू बी फाउंड while ordering that Muslims should not be restricted or impeded from accessing the Gyanvapi mosque to offer namaz or perform religious observance। अब इस मैटर को बीच में देखेंगे हम थोड़ा सा और ऑर्डर ऑफ वाराणसी को कि भैया जो लोगों की प्रेयर्स हैं वहां पे उनको चलने दो, मुस्लिम्स की प्रेयर्स चलने दो, लेकिन जिस जगह से शिवलिंग प्राप्त हुई है उस जगह को सील कर दो, वहां पे लोगों की आवाजाही जो है रोक दो। इसके चलते हुए ना एक एक्ट बड़ा क्वेश्चन में आ रहा है। इस एक्ट का नाम है द प्लेसेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजन एक्ट 1991। फिर से रिपीट करूंगा, प्लेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजन एक्ट 1991, ठीक है। इस एक्ट के थ्रू क्या कहा जाता है? नो पर्सन शैल कन्वर्ट एनी प्लेस ऑफ वर्शिप ऑफ एनी रिलीजन डिनोमिनेशन इनटू वन ऑफ द डिफरेंट डिनोमिनेशन और सेक्शन। देखो ये क्या था, ये एक्ट ऐसा कहता था कि आजादी के डेट के बाद अगस्त 15 1947 के बाद मान लो कोई एक जगह है जो ए नाम की जगह है और ये हिंदुओं का टेम्पल है, इसको कोई मॉस्क नहीं बना सकता है। दूसरा, या कोई मॉस्क है तो उसको कोई चर्च नहीं बना सकता है, या कोई मॉस्क तो उसको कोई टेम्पल नहीं बना सकता है। ये जो एक्ट है इस चीज को प्रोहिबिट करता था। इस एक्ट का नाम है प्लेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजन एक्ट 1991। It was enacted to freeze the status of all places of worship in the country as on August 15, 1947। आई बात समझ में? एक बार मैं इसको पढ़ भी देता हूं जिससे आपको और क्लियर हो जाए। It prohibits any legal proceedings from being instituted regarding the character of a place of worship and declares that all suits and appeals pending before any court or authority on the cutoff date regarding the conversion of the character of a place of worship shall abate। कहने का मतलब ये कि भैया अगस्त 15 1947 के बाद अगर कोई भी ऐसी प्रोसीडिंग है जो कन्वर्ट कराने की कोशिश कर रही है एक प्लेस को जिसका पहले कुछ और स्टेटस था, इस तरीके की सारी प्रोसीडिंग जो है वो खारिज कर दी जाएंगी और अगस्त 15 1947 से पहले जो जगह की पोजीशन थी वही मानी जाएगी। तो ये यहाँ पे इस एक्ट के थ्रू चीजें हुई थी। पर कुछ ऐसे भी मामले हैं जिनके ऊपर ये लॉ नहीं इंप्लीमेंट हो सकता है, जैसे कि 1991 का एक्ट है, इट विल नॉट बी एप्लीकेबल ऑन ancient and historical monuments, archaeological sites and remains that are covered under Archaeological Sites and Remains Act 1958। इनके अंदर अगर कोई चीज कवर होती है या जो ऊपर मैंने चीजें बोली हैं इसमें कोई चीज होगी तो दैट विल बी नॉट कवर्ड अंडर 1991 वाला एक्ट। फिर है एनी सूट्स दैट हैज बीन फाइनली सेटल्ड और डिस्पोज्ड ऑफ, जिसमें कुछ डिसीजन हो चुका है और अब उसको आप चेंज नहीं कर सकते हो। जैसे मान लो कि 1947 के बाद कोई डिस्प्यूट था, उसमें कोर्ट ने कोई डिसीजन दे दिया है, लोग मान चुके हैं, तो अब ये नहीं कि भैया आप इस एक्ट के थ्रू बोलो कि उसको चेंज करो, नहीं, जो हो चुका है वो हो चुका है। इसके अलावा ये भी है कि एन एक्ट केम इनटू फोर्स और द कन्वर्जन ऑफ एनी प्लेस दैट टुक प्लेस बाय
एक्वेंस, मतलब कोई जबरदस्ती कहीं का बदल दिया है तो वो भी इसमें कवर नहीं होगा, उस पर भी आप केस फाइल कर सकते हो। तो ये चीजें हैं। अब ज्ञानवापी प्रोसीडिंग में क्या है, ये एक्ट इम्प्लीमेंट होगा नहीं होगा, तो देखो इसके दो फ्रैक्शन है। जो ज्ञानवापी मॉस्क का एडमिनिस्ट्रेशन है ना, वो ये कह रहा है कि भैया इस पे कोई केस फाइल नहीं हो सकता है, क्योंकि ये जो एक्ट है वो प्रोटेक्ट करता है कि ये जो इसका प्रोसेस था वो सेम रहेगा आफ्टर अगस्त 15 1947। वहीं विश्व हिंदू परिषद जो है वो ये कहते हैं कि प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट इज नॉट एप्लीकेबल टू द ज्ञानवापी इशू। क्यों ऐसा बोलते हैं? क्योंकि देयर वाज नो चेंज इन द रिलीजियस स्ट्रक्चर सिंस 1947 एंड द हिंदूज हैव ऑलवेज बीन परफॉर्मिंग पूजा एट द साइट। मतलब इनका ये कहना है कि भैया हिंदू भी यहाँ पे हमेशा से पूजा कर रहे थे 1947 के बाद से, तो ये हमने भी कोई स्टेटस चेंज थोड़ा किया है। मतलब विश्व हिंदू परिषद का कहना है कि ये हिंदुओं का धार्मिक स्थल था, वहीं जो मॉस्क के एडमिनिस्ट्रेशन था उसका कहना है कि ये मुस्लिम्स का धार्मिक स्थल था। तो दोनों अपनी अपनी जगह पे बात कह रहे हैं कि फिर जो मुस्लिम्स के जो मॉस्क के एडमिनिस्ट्रेशन है वो ये कह रहे हैं कि भैया ये जो एक्ट है इस पे इम्प्लीमेंट होगा क्योंकि ये मुस्लिम्स का जगह था, अब इसको आप कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं हिंदू में टेम्पल्स के अंदर, जो कि अलाउड नहीं है थ्रू दिस एक्ट। बट वहीं विश्व हिंदू परिषद कह रहा है कि भैया ये एक्ट इंप्लीमेंट ही नहीं होगा क्योंकि हम तो यहाँ पे पूजा कर रहे हैं 1947 से ही, उसके पहले से ही। तो ये चीज यहाँ पे है। बाकी देखते हैं सुप्रीम कोर्ट क्या करती है। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल जो किया है वो मैंने गाइस, आप लोगों को याद होगा कि एक समय कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों से चित्रा रामकृष्णन जी के बारे में पूछा था और कहा था कि आपने इनके बारे में सुना है, हिमालयन योगी और इनकी कहानी जो थी। तो आप में से काफ़ी लोगों ने उसका मुझे मैसेज किया था इंस्टाग्राम पे कि सर थोड़ा सा इसको बता दीजिए। वैसे ये न्यूज़ ना काफ़ी न्यूज़ में रहेगी क्योंकि कभी इनका हाई कोर्ट में अभी बेल रिजेक्ट हुआ है, कभी मिल जा रहा है और अभी ये पूरा मामला सॉल्व भी नहीं हुआ है। तो क्या है ये पूरा मैटर ना, लेट्स अंडरस्टैंड। क्या कहा जा सकता है कि बड़ी आश्चर्यचकित करने वाली ये न्यूज़ है। आप लोगों को सुन के बड़ा आश्चर्यचकित हो सकते हैं। वैसे बात पुरानी है बट न्यूज़ में अभी आई है। फॉर्मर एमडी ऑफ एनएससी अंडर सीबीआई रडार इन सर्वर केस, और यहीं पे है सीबीआई क्वेश्चन आनंद सुब्रमण्यम। अब ये दोनों चीज़ें क्या हैं, आपने कहीं सुना होगा, मे बी नहीं सुना है तो आज जान जाएंगे। देखिए, इनका नाम है चित्रा रामकृष्णा। ये आपकी एनएसए की एमडी हुआ करती थी। अब क्या था मामला, इनको ना एक इनविजिबल बाबा, जिसको हिमालयन योगी के नाम से जाना जाता था, मतलब इनके अनुसार, जिसने अपने आप को बोला था मैं हिमालयन योगी हूँ, उन्होंने कुछ सजेस्ट किया था और इन्होंने उस चीज़ को मान लिया। देखिए, हमारे देश में काफ़ी सारे लोगों का रिलीजियस भावनाएं होती हैं, उसमें से इनकी भी थी, और ये भी काफ़ी सारे बाबाओं पे एंड एक्सेट्राओं पे बिलीव करती होंगी, जिसके चलते हुए किसी ने इस चीज़ का फ़ायदा लिया और काइंड ऑफ ये एक ट्रैप था। इस हिमालयन योगी बाबा ने इनसे कहा कि एक बंदा है जिसका नाम है आपका आनंद सुब्रमण्यम, ये हैं वो, इनको आप नौकरी पर रख लो एज ए चीफ स्ट्रेटेजिक एडवाइजर, और इन पे ज़्यादा काम भी मत दिया करो, ये इनको थोड़ा कम काम रखो। इस तरीके की बातें यहाँ पे इन बाबा ने इनसे की और इन्होंने इन चीज़ों को मान लिया। यहीं अभी देखिए अपोजिशन जो है वो आरोप लगा रहा है कि इनविजिबल बाबा जो है वो एनएससी चला रही थी। एनएससी क्या है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ये बहुत भारत की वन ऑफ द, आप कह सकते हो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो स्टॉक्स एक्सचेंज से रिलेटेड चीज़ों को डील करती है। ऐसी एक बॉम्बे एक्सचेंज भी है। दोनों में अंतर क्या है? एनएससी एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर ज़्यादा पुरानी तो वैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, 1875 में आई थी। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो है आपकी वो 92 में आई थी, 1992 में आई थी। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो है ना, इट इज़ वन ऑफ द एशियाज बिगेस्ट स्टॉक एक्सचेंज, और इससे आगे जो है जापान एंड चाइना का स्टॉक एक्सचेंज है। बाकी एनएससी जो है वो सबसे बड़ा है। एशिया का ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज जो है वो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और इन सबको रेगुलेट कौन करता है हमारे देश में? सेबी करता है। तो आपको ये मामला समझ में आया नहीं आया? इस मामले का बेसिकली मतलब ये है कि चित्रा रामकृष्णन जी को एक इनविजिबल बाबा का मैसेज आता है, कॉल आती है कि आप इस तरीके से चीज़ों को करिए, और ये उस चीज़ को मान लेती हैं और उसको उस तरीके से करती हैं। तो ये पूरा मसला था जिसकी वजह से अभी इन पर काफ़ी आरोप लग रहे हैं, और यहाँ पे जांच भी कर रही है सीबीआई आनंद सुब्रमण्यम के ऊपर, जो बाबा खुद ही निकलते हैं बाद में, है ना। इन्होंने सारा झोल किया होता है, पर इन्होंने तो झोल किया ही होता है। आप ये सोचिए कि इतनी बड़ी पोस्ट पे एक महिला हैं जिनको इस तरीके की चीज़ों को वो मान रही हैं। और देखिए, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अंधविश्वास को जो है वो पढ़े लिखे लोग नहीं मानते हैं, और ये बेस्ट एग्जाम्पल है जहाँ पे आपको ये बात अपोज होते हुए दिख रही है। और इन सब चीज़ों का एक ही सॉल्यूशन है कि मतलब कभी भी कुछ गलत हो रहा हो तो बिल्कुल आंख बंद करके विश्वास मत करिए, जो कि सोशल मीडिया पे आजकल बहुत ज़्यादा होता है। आपको फेक आईडी से मैसेज आते हैं, आपको फेक आइडेंटिटी से लोग कुछ
चीज़ें करने की कोशिश करते हैं। हनी ट्रैप भी इसी तरीके से होता है, वहाँ पे लड़कियाँ जो होती हैं वो लड़कों को फंसाने की कोशिश करती हैं। बट ये तो चलिए एक अलग मसला है, ये बाबा ट्रैप बोल सकते हैं ना, जैसे वो हनी ट्रैप होता है, बाबा ट्रैप था। चलिए